try and explain why I was attracted to that subject, why I wanted to make it, and then how we managed to do it. Your imagination is actually recreated and created by yourself and the team that you are a part of, जिसमें बाकी सारे department heads होते हैं. So the fundamental difference, as we all know in screenwriting, as compared to other kinds of writing, is कि दूसरे लोग involved होते हैं. और वो दूसरे लोग ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरह सोचते हो. और जब आपकी तरह सोचते हैं या आप उनकी तरह सोचने लगते हो, then there's a thing in physics called resonance. बहुत अच्छा होता है. Next. Usually the way अब मैंने लिख तो दिया बहुत कॉन्फिडेंस है, बट नॉर्मली इट इज वेरी काइंड ऑफ विशी वॉशी इन द हेड, बट ब्रॉडली शायद हम सब लोग यही करते हैं, एटलीस्ट मैं तो यही करता हूँ कि एक चीज है स्क्रीन प्ले, एक चीज है फिल्म. लोग कहते हैं व्हाट हैपेंस, फिल्म में क्या होता है, व्हाट इज इट अबाउट. जो लोग पिक्चर देख के बाहर निकलते हैं उनका फ्रेंड पूछता है यार क्या होता है पिक्चर में. ये और बात है कि बहुत बार ये होता है कि कौन कौन है पिक्चर में. हमारा काम ये है कि क्या होता है पिक्चर में ऊपर रहे. सो व्हाट इज द फिल्म अबाउट, व्हाट इज द थीम, वेयर डज इट हैपन, कहाँ होता है, एनवायरनमेंट क्या है, शहर में हो रहा है, गांव में हो रहा है, स्मॉल सिटी में हो रहा है, बिग सिटी में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है. इन सब चीजों में राइटर इंटरेस्टेड होता है, इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना है. These are the things that are our knitting. और लोग इनकी तरफ शायद इतना ध्यान नहीं देते, और ये है जो हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता क्रू में. Why does it happen? क्यों होता है, क्यों होता है, is the story. And then ठीक है ये होता है, यहाँ होता है, इसलिए होता है. Why should anybody care? जो देखने आ रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, होता रहे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू केयर. आप क्यों फिल्म करना चाहते हैं. आप इसलिए वो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी एजेंट पीछे पड़ा हुआ है, या आप इसलिए लिखना चाहते हैं कि कार लेनी है, या आप इसलिए लिखना चाहते हैं कि ये डायरेक्टर बहुत बड़ा है तो इसके साथ काम करने से कुछ हो जाएगा, या इसमें ये स्टार है, या आजकल ऐसी पिक्चरें चलती हैं, या मेरे को ऐसा जॉनर पसंद है और मैं सिर्फ डार्क लिखता हूँ, या मैं सिर्फ कॉमेडी लिखती हूँ. सो व्हाई डू वी केयर. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट. क्या हम कहते हैं कि मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एंड आई रियली केयर फॉर इट. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, डू आई रियली केयर फॉर इट एंड व्हाट आर माय रीजंस फॉर डूइंग इट. बिकॉज एक स्क्रिप्ट लिखना अपने में बहुत लोनली और टफ प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, और उसको बनवाना और भी टफ प्रोसेस है, और बनवाने के बाद रिलीज करना और भी टफ प्रोसेस है, और उसके बाद उससे निकल के दूसरी करना उससे भी टफ प्रोसेस है. तो डू यू रियली केयर. जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा इज आवर लव फॉर दैट सब्जेक्ट सो मच कि हम एक शो बिजनेस नाम की अजीब सी पाइपलाइन से अपने आइडिया को गुजार के, बचा के, जिंदा रख के, बड़ा करके स्क्रीन तक ले जाने के लिए जो मेहनत लगती है, जो हिम्मत लगती है, जो रिजेक्शन लगती है, उसको झेलने को तैयार है. इफ यू डोंट लव इट दैट मच, then it's not going to happen, or if it happens it won't be ours. Next. So what happens in the film and where it happens, which is the story, the world that the story pulls you into. Next. I'll just give some examples. Company. What happens? दो फ्रेंड्स की कहानी थी जिन्होंने क्राइम के बिजनेस को फिल्म में ऑर्गेनाइज, who for the first time organized the business of crime. उनके राइज और उनके फॉल की कहानी थी. थीम ये थी. Where does it happen? एनवायरनमेंट था लाइसेंस राज वाला इंडिया, जहां पर जो अपॉर्चुनिटीज थी शायद उन लोगों के लिए थी जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में गए थे, या जो बड़ी सिटीज में थे, या जिनके पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर्स थे, या बड़े बिजनेसमैन थे, या जिन लोगों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, जो
किसी स्लम में रहते थे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे स्कूल जाएंगे, उनके लिए क्या सचमुच उस वक्त अपॉर्चुनिटीज थी? क्योंकि शायद 20-25 बिजनेसमैन और 20-25 बड़े पॉलिटिशियंस मिलकर इस देश को चला रहे थे। तो अगर मैं एक स्लम में रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ इन बड़े बड़े लोगों को, इनकी गाड़ियों को, मैं शायद मेबेलिन की होर्डिंग देख रहा हूँ एक मेरे सर पे चमकती है रोज रात को फ्लाईओवर पे, और मुझे लगता है मैं तो कुछ कभी पहुंच ही नहीं सकता इधर। So when societies are not fair and equal, smart people find their ways around them, and the system starts falling apart. I learned in the research of the film that films to a certain extent and crime is the most equal opportunity employer in India. वहाँ धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, जात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए, किसी अगर आपको काम आता है चाहे जैसा भी काम है तो आप चढ़ जाओगे। और वो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था कंट्री का उसमें अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल था, इसलिए लोग इसमें अट्रैक्ट होते थे, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता था, टैलेंट जैसा भी जिस भी चीज़ का था रिकग्नाइज होता था। इसीलिए पुलिस वाले जितने मारते थे उतनी ज्यादा भर्ती होती थी। Why should anybody care? Gangsters appear like a hero to a lot of people. बहुत लोगों को लगता है भाई ये भाई वो, लेकिन अगर भाई की जिंदगी में असल में जाके देखो, हर भाई के राइज के वक्त ही उसका फॉल लिखा होता है। Why do I care? मुझे क्या पड़ी थी, मैंने तो कभी पेंसिल भी नहीं चुराई थी किसी की, मैं क्यों क्राइम के लिख रहा हूँ? I was in corporate world for a long time, and जैसे जैसे आप corporate world में सीनियर होने लगते हैं आपको एक politics नाम की चीज़ का अंदाजा लगने लगता है, and then you realize that there are other skills beside what you think your skill is, which are more handy to do well. और I think जितने लोग यहाँ corporate world में कुछ सालों का experience होगा, एक ना एक टाइम लगता है जब आपका दिल टूटता है और आपको लगता है यार ये सब करने में नहीं आया था। मैं स्टूडेंट्स यूनियन में था कॉलेज में, और हमारी बदकिस्मती है साउथ एशिया की खास तौर पे, मतलब जो दुनिया में हमारा मोहल्ला है साउथ एशिया का, बहुत सी स्टूडेंट्स यूनियंस और गैंग्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो भड़ास निकालनी होती है, सबको बताना होता है यार some things you've been through and you just want to express themselves. एंड उस टाइम जैसी फिल्में बनती थी वो तो करवा चौथ वाली बनती थी, तो ये सब कैसे आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? तो मुझे इसमें एक मौका मिला था। अदर थिंग इज मैंने जंगल फिल्म करी थी इससे पहले विद राम गोपाल वर्मा, एंड देयर आई वाज मोर और लेस अ ट्रेनी, आई रिटन इन हेवी सुपरविजन। तो मेरा मन था कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ अगली फिल्म में और मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद करूँ और बाउंड स्क्रिप्ट दूँ। जंगल में ऐसा इतना नहीं हुआ था, फर्स्ट हाफ बाउंड था, सेकंड हाफ बनते बनते बना था और लिखते लिखते लिखा गया। तो मेरा मन था कि यार मैं तो गांधी की स्क्रिप्ट पढ़ के आया था, वो तो पहले लिखी होती है। तो मेरा मन था यार मैं पहले जितनी हो सके मैं पहले यार ये मुझे दिखती है, फिर बैठते हैं इसके ऊपर। तो मैं अपने टीचर को इम्प्रेस करना चाहता था जिनसे मैंने सीखा था कि यार मैं कर सकता हूँ। और द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स यूनियन एक्सपीरियंस एक साथ काम इसलिए आया क्योंकि as we started researching we realized that crime is not organized to the extent कि वो लोग जेलों में जा रहे थे और कैंपस इंटरव्यूज कर रहे थे और किसी को कोई चिट फंड में लोगों को लूट लिया किसी ने, तो उसको यहाँ ले आते थे, यार तू पैसों का देखना है यहाँ पे आके। किसी ने मार दिया किसी को, उसको वेट ऑपरेशंस में डाल दिया। तो लड़के लेके आते थे उनको पूना में, जिसको मल्टीनेशनल चमरीज कहते हैं, हॉस्टल्स वहाँ रखते थे और फ्रिज में बियर देते थे और फिर जो आपका उनके हिसाब से स्किल था पैसों का या मार्केट का या जिस कॉन्स का, उसमें फर्दर ट्रेनिंग दिया करते थे। एंड वी रियलाइज उनका फाइनेंशियल सिस्टम, अब तो हवाला सबको पता है, तो द फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिपोर्ट एंड फीडबैक सिस्टम वो सच के बड़े बड़े मल्टीनेशनल मतलब उनके सामने पिकनिक के बच्चे लगे।
It was so organized and it was just world class, if you can call it that. एक स्टेज आई थी रिसर्च में, किसी क्राइम जर्नलिस्ट ने बताया कि ट्रांसपॉन्डर लेने की सोच रहे हैं क्योंकि फोन बहुत टैप हो रहे हैं। तो क्राइम यहाँ तक पहुंच गया था क्योंकि क्या हो रहा था, इंडिया में इकोनॉमी खुलने लगी थी, सब कुछ स्केल अप हो रहा था, हर एक को शौक चढ़ा हुआ था स्केल अप करो, एक कार बनाते हो तो 25 मॉडल बनाओ, 10,000 लोगों को बेचो तो 10 करोड़ लोगों को बेचो, तो सब कुछ स्केल अप हो रहा था, तो क्राइम क्यों नहीं होगा स्केल अप। सो दे वर स्केलिंग अप, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस। तो ये जो स्टूडेंट्स यूनियन और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का दोनों चीज़ों का मेरे मन में एक्सपीरियंस था और मैं कुछ कहना चाहता था, ये इसमें एक साथ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई उस डायरेक्टर से करने की। और उसमें वही होता था कि आपका यहाँ से यहाँ तक एरिया है, आपका यहाँ से यहाँ तक एरिया है, जैसे कॉर्पोरेट्स में टेरिटरीज होती हैं और तू मेरी टेरिटरी में घुस गया, मैं जाके वाइस प्रेसिडेंट को बताऊंगा, मैं तेरे अगेंस्ट करूंगा। सो इट वाज प्रीटी मच सिमिलर। तो वो करने का आई जस्ट गॉट अ फेज ऑफ माय लाइफ आउट ऑफ माय सिस्टम इन दिस। तो सो दैट वाज माय रियल रीजन। नेक्स्ट, do you want to talk about this or okay? बंटी और बबली, बंटी बबली में ये हुआ था कि शाद had taken me to आदित्य चोपड़ा। मैं अपनी तरफ से, उससे पहले मैंने खोसला करी थी जो रिलीज नहीं हो रही थी, और मेरे हिसाब से वो मेरी लास्ट फिल्म थी और मैं बॉम्बे छोड़ के दिल्ली वापस जा चुका था क्योंकि उस टाइम जैसी फिल्म इंडस्ट्री थी मेरे को समझ नहीं आती थी। तो मुझे लगा मैं तो वैसे ही टूरिस्ट आया हूँ और ये तो कैसी कैसी बातें करते हैं, राइटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दिस इज माय राइटर, योर राइटर मीनिंग व्हाट। तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी डायरेक्टर के साथ बैठा था सेट पे, तो कोई और प्रोड्यूसर मिलने आया, हाँ दिस इज अ राइटर जयदीप, हाँ हेलो हेलो, एंड देन ही टोल्ड मी अच्छा कुछ समोसे वगैरह का इंतजाम कर दो। तो वो ऐसा टाइम था, आइटम नंबर्स, एक्शन सीक्वेंसेस वो ज़्यादा चलते थे, तो मुझे लगा यार मैं ये क्या करने आ गया, मैं तो स्क्रीन प्ले लिखने आया था, किताब पढ़ के गांधी की, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता रहता। तो मैंने कंपनी के बाद, कंपनी गॉट अ लॉट ऑफ राइटिंग अवार्ड्स, अपने में एक बन गई थी। तो वो एनवायरनमेंट जो था, वो एनवायरनमेंट कभी पिक्चरों में आता नहीं था, एटलीस्ट हमारे टाइम में नहीं आता था, बहुत पहले आया करता था कि जैसे हम लोग, हमारे घर, हमारे मम्मी पापा कजन्स होते थे जो नॉर्मल मिडिल क्लास, वो कभी फिल्म में आते नहीं था। फिल्म में ऐसे अजीब अजीब लोग, वो मतलब ना किसी ऑफिस जाते थे, ना खाना खाते थे, टॉयलेट में नहीं जाते थे, पता नहीं कैसे। तो मुझे लगता था इन पे क्यों पिक्चरें बन रही, कौन से प्लेनेट हैं, अपनी अजीब सी हिंदी बोलते थे या हिंदी उर्दू जो भी बोलते थे। इनफैक्ट जब मैं नया नया आया था तो मैं डायलॉग लिखता, मैंने तो ये पढ़ा था, जो भी मैंने स्क्रीन राइटिंग का इंटरनेट पे पढ़ा था कि जैसे आम लोग करते हैं वैसे ड्रामेटिक रखो, लेकिन वैसे। तो मुझे बोलते तुम्हें डायलॉग लिखने नहीं आते, कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं फिल्मों में, तो मैं पर ऐसे ही तो बोलते हैं सब, आप भी इस वक्त ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कहते नहीं फिल्मों में ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें आते ही नहीं। तो मतलब शुरू में तो मेरे को बहुत सुनने को मिलता, तुम्हें डायलॉग ही नहीं करते। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं शुरू में, मेरा मन कर रहा था जैसे मैं सॉन्ग जनरेटर का प्रोग्राम डायलॉग जनरेटर का भी कर रहा था, वही 40-50 डायलॉग होते हैं। तो मेरा मन था कि जैसे होते हैं रेगुलर लोग, उस माहौल, वो माहौल क्यों ना आए यार स्क्रीन पर। और अब क्यों हो रहा था उस कहानी में, विच वॉज अ स्टोरी, व्हाई डज इट हैपन। लिबरलाइजेशन आधी हो चुकी थी, आधी हो रही थी। मिडिल क्लास वाज वेरी कंफ्यूज विद द चेंजिंग वर्ल्ड, कि जनरेशन गैप तेजी से बढ़ रहा था। एक ही घर में 2-2, 3-3 तरह के जनरेशन रह रहे थे। तो जैसे घोसला में था कि उसके फादर सोच रहे कि यार मैं यहाँ प्लॉट लूंगा, ये ग्राउंड फ्लोर पे हम रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे ये वाला लड़का रहेगा, सेकंड फ्लोर पे वो रहेगा, और लड़की तो उस टाइम ऐसे कहते ये तो चली जाएगी, तो उसको भूल ही जाते। तो वो अपने प्लान बना रहे हैं, यहाँ पार्किंग की जगह होगी, ये होगी। लड़का अंदर से सोचा मैं तो निकल रहा हूँ यूएस भैया, मेरे को ये सब कुछ नहीं, उनका बंगला बनवाना। और फिर जो रियल वर्ल्ड होता था, मिडिल क्लास बहुत प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि मिडिल क्लास में अभी भी यही होता है, तब ज्यादा होता था, ये सिखा के बड़ा करते थे आप अच्छे होगे तो सब अच्छा होगा, कोई आपको कुछ कहे तो सर झुका के आगे निकल जाओ, हमेशा दबे रहो। और
डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग। कुछ गलत दिखे तो तुम्हें क्या लेना है, अपने घर में पानी की मोटर लगा लो, दूसरों को छोड़ो, अपना पहले देखो। हम सब तो यही सुन सुन के सब बड़े होते हैं। और ये एक मिडिल क्लास में बिलीफ थी कि अगर हम ऐसे दब्बुओं की तरह जिएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी निकल जाएगी। तभी ऐसे ऐसे पेरेंट्स सबके कहा करते थे, बस भगवान का दिया सब कुछ है, किसी तरह कट रही है, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत होता है, जब असली वर्ल्ड से आपका पाला पड़ता है, देन वो फैमिलीज की हिस्ट्री में बड़े टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। क्योंकि तब वो रियलाइज करते हैं जो माँ बाप ने सिखाया था दुनिया तो वैसी नहीं है। स्कूल में जैसे सिखाया था कि सच बोला करो, ये किया करो, वो करा करो, ऐसा तो नहीं है बाहर। तो वो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स बन जाते हैं फैमिली की हिस्ट्रीज में। व्हाई शुड एनीबडी केयर? मेरी उस टाइम बिलीव थी, पता नहीं था सही है कि नहीं, जब पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी तो लग रहा था शायद गलत ही बिलीव थी कि आवर लाइव्स, आवर पेरेंट्स, आवर फैमिलीज वो भी इस लायक है कि उन पे फिल्में बन सके। व्हाई डू आई केयर? एक तो ये था, आई नीडेड टू ब्रिंग माय फेथ बैक इन माय क्राफ्ट। इतने सारे अवार्ड्स के बावजूद सब कहते थे कि तुम पता नहीं कैसे डायलॉग लिखते हो, तुम्हें तो आते ही नहीं डायलॉग लिखने। फिर जैसे मैंने कहा अपने क्रू में और बात है, और अपने क्रू में यू आर अ वेरी वैल्यूड मेंबर, लेकिन एटलीस्ट आई वाज फॉर्चुनेटली अच्छे लोगों के साथ काम किया था। लेकिन क्रू के बाहर तो मतलब ऐसे देखते थे कि ये मतलब राइटर है, तो वो ढूंढते थे अच्छा इसकी चप्पल टूटी हुई होगी शायद। तो that is how it used to be then. And I just wanted, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हमारी क्राफ्ट की वजह से कोई चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है, फालतू की बाहर की चीज़ों के बजाय सिर्फ हमारी क्राफ्ट की वजह से। हमारी मतलब बाकी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टर, एक्टर्स सबकी। फिर फ्रस्ट्रेशन दिवाकर के साथ भी है, दिस शेयर्ड फ्रस्ट्रेशन कि यार एक मिडिल क्लास लाइफ में जो हमें सब कह कह के पेरेंट्स ने बड़ा किया था, बाहर निकलो वैसा होता था नहीं। तो वो भी अपनी तरफ से ठीक थे, बिकॉज वो तो अच्छी चीजें सिखाएंगे ना बच्चों को। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि फर्स्ट हाफ पिक्चर का मेरी फैमिली में हो चुका था। सो वन ऑफ माय आंट्स, मेरी कजन की शादी थी उस टाइम, तब मैं शायद 8th या 9th में होऊंगा, बहुत पहले हुआ था इस फिल्म से, 8th या 9th में होऊंगा। तो उस टाइम पहले होता था ना, हलवाई बुलाते थे, वो हम सब टब के आसपास बैठ के मटर छील रहे थे, वो मटर वटर छीलते थे सब, इस पे खाना बनता। तो किसी ने आके मेरे अंकल को कहा कि अरे आपका तो वो प्लॉट है क्रिएटर क्लास में, बड़ी अच्छी आपने दीवार बना ली। तो उन्होंने कहा हमने तो कोई दीवार नहीं बनाई। नहीं बहुत बढ़िया दीवार है, आप क्या बात कर रहे हो ऐसी। तो फिर भागे भागे देखने गए क्या दीवार है। तो जो फर्स्ट हाफ में बना वो सब हुआ, किसी ने कब्जा कर लिया था, फिर कोई कह रहा है पॉलिटिशियंस के पास जाओ, कोई कह रहा है अपने एमएलए के पास जाओ, कोई कह रहा है किसी इसके पास जाओ, कोई कह रहा है पुलिस वाले के पास जाओ। हर कोई कहता था डील करा देते हैं जी, कोई ये नहीं कहता था आपका प्लॉट वापस करा देंगे, हर कोई कहता था डील कर। उधर से अगले दिन शादी थी, तो वो लड़के वाले आ गए कि हम आपके साथ हैं। वो लड़के वाले बोल रहे नहीं शादी पे कोई असर नहीं पड़ा। शादी पे क्यों असर पड़ेगा, तुम बोल रहे हो क्या कौन सही। तो उस टाइम मैं तो खैर छोटा बच्चा था, तो मैंने अपनी तरफ थोड़ा सा सजेस्ट किया था कि आप एक चीज़ ट्राई कर लो। तो उस टाइम सबने मेरे को चुप करा दिया, तो मैं कुछ नहीं। तो मैंने बड़े हो गए, फिर सेकंड हाफ में जो सजेस्ट किया था मैंने कर लिया। तो या सो दैट वाज घोसला दिवाकर और मेरा ये था कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज पर्दे पे क्यों नहीं आ सकती। फॉर्चुनेटली अब उस पिक्चर के बाद थोड़ी सी रिलीज पहले नहीं हुई, फाइनली हो गई, फिर अच्छी चल गई, तो फिर सबकी हिम्मत आने लगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मेकर्स की भी, कि ऐसा हो सकता है। तो दैट वाज नाइस कि थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कुछ। नेक्स्ट, हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू से इन दिस कि see another big thing in all these films was that in a manner of speaking they are all different genres. अब ऐसे नहीं कि मुझे कोई जॉनर्स के बारे में ज़्यादा पता था या मैंने ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, पर वो जैसा एनवायरनमेंट होता है, if you capture that environment, that kind of that sets the tone, that sets your cutting pattern while writing, that sets your dialogue, that sets everything, at least for me. तो कंपनी का जो एक डायलॉग स्ट्रक्चर था या जो कटिंग पैटर्न था और the way we use the music,
That was very different from the tone of Khosla Ka Khosla, which was very different from Bunty or Bubbly, which was very different from Chak De. तो ये एक interesting चीज होती है कि which only us writers understand कि you're just trying to grapple with a new thing, a new environment, a new dialects and a new kind of rhythm of that world, which becomes the rhythm of that film. और फिर बनते बनते it kind of gently eases into some genre or the other, and then everyone says, अरे तुमने हर बार अलग genre किया है, वो हो जाते हैं, मतलब ऐसे प्लानिंग करके नहीं होते. Chak De. Chak De was about a lot of things. एक तो एक इंडिया शाइनिंग वाला इंडिया था जो जिन लोगों को याद है, और बहुत तेज ग्रोथ शुरू हो गई थी कुछ एरियाज में, ज्योग्राफिकल एरियाज में. बाकी जगह ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था. तो जो टीवी पे नहीं आते थे या पेपर में नहीं आते थे या जिनको सेलिब्रेट नहीं करते थे, वो जैसे है ही नहीं इस कंट्री में, ऐसे हो रहा था. मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल एक दिन अखबार में आया, खोसला खोसला चल रही थी, चल गया मतलब रिलीज करने की वेट चल रही थी. तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था, और इतना सा आया था जिसको 10 कॉलम सेंटीमीटर कहते हैं. तो मुझे लगा यार ये तो इतना बड़ा, मुझे तो पता भी नहीं था वुमेन्स हॉकी टीम भी है कोई इंडिया की. हॉकी वैसे ही सब भूल गए थे, और वुमेन्स हॉकी तो वैसे ही नहीं. और जैसे उसने लिखा था जर्नलिस्ट ने, मतलब पढ़ के ना योर चेस्ट विल स्वेल अप विद प्राइड, ऐसे लिखा था उसने. ऐसे कि इतना छोटा क्यों है, क्रिकेट की टीम तो हारती है तो फ्रंट पेज पे आ जाती है. तो मैंने थोड़ा उनके बारे में और जानने की कोशिश. फिल्में तो मैं छोड़ ही चुका था अपने मन में खोसला के बाद. तो मैं सोच रहा था कि बुक लिखता हूँ इनके ऊपर धीरे धीरे, फिर डॉक्यू बनाता हूँ, कुछ करता हूँ. मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था, घूमने लग गया, प्लेयर्स से मिलने लग गया, स्टेडियम में जाने लग गया. आई रिमेंबर एक पिक्चर मैंने देखी, एक इंडियन प्लेयर जो थी एक अर्जेंटीनियन प्लेयर को टैकल कर रही थी. और वो टैकल इज हाउ यू क्रॉस टैकल लाइक दिस. और जितनी उस अर्जेंटीनियन प्लेयर की थाई थी ना, उतनी तो पूरी इंडियन प्लेयर की चौड़ाई थी. खेलती कैसे इनसे, जीतना तो बहुत दूर है. एंड हॉकी इज अ वेरी टफ गेम, बहुत चोटें लगती हैं, इट्स अ वेरी फास्ट गेम. तो जैसे जैसे मैं घुसता गया वैसे वैसे, और आई जस्ट केप्ट गेटिंग फैसिनेटेड. और फिर रिसर्च के टाइम करना नहीं चाहिए, इन्वॉल्व सब्जेक्ट में होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया क्योंकि वो लोग ही ऐसे थे. आई स्टिल रिमेंबर मैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के चीफ कोच के साथ और मैनेजर के साथ हम बैंगलोर में किसी छोटा पॉलिटिशियन था उसके वहाँ गए. मतलब और वो चीफ कोच हुआ है जो 3 टाइम्स ओलंपियन है और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टीम का कैप्टन है. और इस तरह का आदमी के अगर आप कोई पुराने टूर्नामेंट्स की रिकॉर्डिंग देखें तो जब भी उस पर शॉट आता था तो फॉरेन कमेंटेटर्स ऐसा लगता था खड़े होकर बात करने लगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इतना मानते थे उनको हॉकी में. और रियलिटी ये है कि हम वहाँ उस एमएलए था या एमएलसी पता नहीं कौन था, उसके वहाँ हाथ बांध के बैठे हुए हैं. फिर नंबर आया तो मैं भी रिसर्च कर रहा था, आई वाज टैगिंग अलोंग. तो वहाँ जाके उसको बोला जी इंडियन नेशनल टीम में एशिया कप आ रहा है. तो उसकी कपड़ों की फैक्ट्री थी, रेडीमेड गारमेंट्स की, कि आप यार ट्रैक पैंट्स और वो किट कहते हैं उसको, ट्रैक पैंट्स और जर्सीज दे दो और मतलब दान कर दो, आपकी तो फैक्ट्री में इतनी रिजेक्ट्स ही हैं, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं. तो दैट गाय उसकी ब्रांड का नाम कुछ था, अमेरिकन फैंटेसी या कुछ ऐसा था. तो उसने कहा बड़ा बड़ा लिख दो अमेरिकन फैंटेसी और मैं दे दूंगा. तो कोच ने कहा सर मतलब इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम अमेरिकन फैंटेसी. तो उसने कहा जाओ फिर, आई कांट हेल्प यू. तो मुझे बड़ा मतलब इतनी इंसल्ट होती थी ना उनकी जगह जगह. एंड दीज आर लाइक वर्ल्ड क्लास पीपल इन देयर फील्ड. तो वहाँ से फिर कैंप दिल्ली शिफ्ट हुआ एंड आई वाज फॉलोइंग देम फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स. तब मैं फिल्म नहीं बना रहा था, तब मैं बुक लिख रहा था. सोच रहा था शायद एक अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी कुछ और. तो मैं एडवर्टाइजिंग में बहुत साल था, तो आई थॉट कि यार मैं ना सबको जानता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो ये क्या है यार ये ट्रैक पैंट्स. मेरा खुद का फ़ोन कट चुका था, मेरे पास थे ही नहीं पैसे. तो
ऐसे यार ये दिला दूंगा, इतने पैसे तो हो जाते हैं, यू गेट स्पॉन्सर्स एंड आई स्पेंड सो मच टाइम विद देम। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम सड़क पे जा रही है, बस में 12-12 लड़के मोटरसाइकिलों पे छेड़ रहे हैं साथ, ऐसे ऐसे होता था। तो टीम शिफ्टेड टू दिल्ली एंड आई सेड मैं लेके आता हूँ पैसे। आई वेंट टू एवरी बिग ब्रांड, मतलब कि मैं शुरू तो हुआ था हेल्थ ड्रिंक से मेकअप तक पहुंच गया। तो चलिए थोड़े से पैसे तो कोई भी दे देगा। एवरीवन जस्ट टोल्ड मी कि यार पिक्चर में एक लाइन है ना कोई दर्शक है ना कोई स्पॉन्सर है, वो मैंने सुना इंग्लिश में सबसे, फिर मैंने हिंदी में पिक्चर में डाल दिया। एंड एवरीवन सेड कोई और पिक्चर है, बड़े स्टार हैं, गाने कौन है, हीरोइन कौन है, ये है वो है, तो यार ज़्यादा दे देंगे, तुम क्यों ये 1-1.5 लाख की बात करो, बड़ी बात करो, कोई बड़ी डील लाओ तो मतलब 40-50 लाख भी कर लेंगे, लेकिन इनको कोई 1 लाख भी नहीं। I still remember that day मैं नेशनल स्टेडियम में वापस आया था। पुराना नेशनल स्टेडियम होता था, कॉमनवेल्थ में जो बना वैसे नहीं था, काफ़ी टूटा सा था, और रात हो रही थी एंड मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था। तो आई स्टिल रिमेम्बर वो बल्ब, जैसे सरकारी स्टेडियम होते हैं, बल्ब चोरी हो गए हैं, टॉयलेट्स में यू नो दिस कंजील्ड शिट फॉर ऑफ लास्ट 10 years, तो वहाँ चेंज कर नहीं सकते। सो द टीम वाज चेंजिंग प्रैक्टिस के बाद। तो जो 2 players है, वो 2 players जर्सी ऐसे पकड़ लेती थी और तीसरी उसके पीछे कपड़े जर्सी चेंज करती थी पर्दा बना के। And I reached there and then they asked me भैया कुछ हुआ, तो मेरा रोना निकल गया। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, आई जस्ट टोल्ड देम यार मुझे नहीं पता ये कैसे होगा और होगा कि नहीं होगा, तुम सारी प्रॉब्लम ये है इस कंट्री की, पीपल आर सो अनफेयर के इतनी एपैथी है कि यू आर नॉट फेमस। अगर तुम फेमस होते ना तो ज़रूरत ही नहीं होती कुछ करने की। तो ऐसे आई एम गोइंग टू जस्ट किसी तरह एक पिक्चर बनवानी है कि तुम सब फेमस हो जाओ, चाहे तुमसे सबसे आइटम नंबर ही क्यों ना कराने पड़े। एंड वन डे विल कम व्हेन ऑल these multinationals and all these big companies will come to the national stadium here and that day you don't give them the time of the day। तो मेरी ऐसी मैंने गुस्से में प्रॉमिस कर दिया, मुझे पता तो था नहीं कि मैं ऐसे होगा कैसे या हो भी पाएगा कि नहीं। तो कि भैया आपने कह दिया ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं वापस आ गया, उसकी वजह से फिल्म लिखना दोबारा शुरू कर दिया। और ये जो वे डज इट हैपन, ये जो वर्ल्ड है ये गवर्नमेंट रन स्पोर्ट का वर्ल्ड है, जो ग्रांट एक ग्रांट पे जीते हैं, एक हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक आता रहता है, लेकिन ड्रीम वही है कि करना है। दिस इज आल्सो द स्टोरी ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर। इतना टैलेंट है लेकिन कोई बिलीव नहीं करता, हम भी नहीं करते। लेकिन सच ये है कि अभी चाहे पॉलिटिशियंस की वजह से पब्लिक सेक्टर जैसा भी हो गया, लेकिन अगर ठीक से चले तो इसरो भी पब्लिक सेक्टर है, मार्स भी जा सकता है। टैलेंट है लेकिन कोई कुछ करने नहीं देता। इट्स ऑल्सो स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। दिस कंट्री वाज बिल्ट बाय पब्लिक सेक्टर, अभी अनफैशनेबल हो गया। व्हाई डज इट हैपन? जो स्टोरी थी, when everybody loses faith in people, they also lose faith in themselves। मुझे टीम मैनेजर ने बताया, she was also an ex-Olympian। कोरिया में एक टूर्नामेंट था तो हार के आ गए। So I said यार हार के क्यों आए? The other team, I said इससे तो अच्छा रिकॉर्ड है। She told me यदि you know the thing is they are players but they are also kids of a certain age group। और जो फॉरेन की टीम की लड़कियां होती हैं, जैसे ओलंपिक विलेज होता है या गेम्स विलेज होता है, उनके ब्रेकफास्ट की अलग एक यूनिफॉर्म होती है, लंच की एक अलग होती है, शाम की इवनिंग ड्रेस होती है, प्लेइंग किट अलग होता है। तो व्हाट आवर प्लेयर्स यूज्ड टू डू वाज, अब हमारे प्लेयर्स को तो मतलब ट्रैक सूट ही नहीं मिल रहे थे, पिछले टूर्नामेंट के ब्लैक ट्रैक सूट पहन के जाते थे। तो she said कि ये क्या करते हैं कि शाम को डिनर से पहले ड्रेसेस तो हमारी फेडरेशन देती नहीं है, जबकि हम टैक्स के बहुत पैसे देते हैं उनको और गवर्नमेंट भी देती है। तो ये मिट्टी लगा लेते हैं अपने कपड़ों पे एंड दे प्रिटेंड कि हम ना खेल के प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, इसलिए चेंज करने का टाइम नहीं मिला। एंड शी सेज नेक्स्ट बट द गर्ल्स इन द अदर कंट्रीज टीम नो कि रियलिटी क्या है।
तो शी से नेक्स्ट डे ना वो फील्ड में दिख जाता, तो वो मेंटली हार जाता. So that's what happens when everybody loses faith in people, they lose faith in themselves. But when somebody starts showing faith in them, they start showing faith in themselves. Why should anybody care? Because अब शायद वो women hockey थी, women's team थी, एक तरह की minority थी public cautious में, किसी का ध्यान नहीं था. बस सच ये है कि everybody is a minority somewhere. अगर आप सोच रहे हो आप कोई बहुत बड़ी majority हो, जाओ अमेरिका चले जाओ, 1 मिनट में माइनॉरिटी हो जाओगे. एक बस स्टॉप पे भीड़ लगी है, एक हैंडीकैप्ड इंसान है, वो माइनॉरिटी है वहाँ पे. एक लड़की बस स्टॉप पे 1 बजे अकेली माइनॉरिटी है. आप अगर सोचते हो कि मैं कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी हूँ, मैं आपको 1 मिनट में माइनॉरिटी कर सकता हूँ कहीं भी. तो जिसकी कोई नहीं सुनता और जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है, उसकी आवाज नहीं है, या वो नेशनल मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. तो एक भोंपू होता है ना, मेगाफोन, कई बार भोंपू की जरूरत पड़ती है ताकि जो बोलने वाले हैं उसकी आवाज ऊंची हो जाए. तो आई वाज होपिंग कि हम लोग वो भोंपू होंगे, आवाज उनकी है, इमोशंस उनके हैं. जो हुआ फिल्म के साथ जैसे हुआ इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल women athletes and their government coaches. We are their advertising agency. That's what Shimit and I feel. तो वो प्रोडक्ट वो है, क्लाइंट वो है, हम बस एड एजेंसी है उनकी. क्रेडिट वैसे हमें मिल जाता है, पर वो सच नहीं है. तो why do I care? वो मैंने बता दिया जो पहले हुआ था. In an odd way, I went back to advertising after so many years. So yeah, next. And हाँ, plus इसमें there were these other things. अब इट स्टार्टेड विद दैट. लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट आपको मौका देता है, सो यू आर एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स यू फील अबाउट जेंडर, यू आर एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स यू फील अबाउट एथनिसिटीज. बहुत सारी चीजें हम टैकल कर पाए थे क्योंकि कई बार मौका मिल जाता है. कई बार आप हमेशा देखते हो, हम दिल्ली में देखते थे साउथ एक्स मार्केट या कनॉट प्लेस, कहीं नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के बारे में एक ओपिनियन थी लोगों की, पर वो सच तो नहीं है ना ओपिनियन. एंड इट ऑलवेज ट्रबल्स ऑल ऑफ अस कि यार ऐसा क्यों है, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिलता कुछ करने का. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी डिसाइड्स दिस जो फिल्म में थी, जो करने का मौका मिल गया. whether it's gender issue or whether it's dialect, bringing out all the different dialects, or whether it is building bridges in ethnicities across the country. And sometimes people used to say कि यार ये पिक्चर इसलिए चल गई क्योंकि हम इतना आगे निकल गए कि ये चीज़ें irrelevant हो गई हैं. And I was telling them ये पिक्चर इसलिए चल गई कि हम आगे नहीं निकले, इसकी ज़रूरत है. Okay, next. तो मौका मिल गया बहुत कुछ कहने का. Rocket Sig. What happens is the story of a young man whose decency blocks his success. तो क्या करे वो? अब ये वो टाइम था, इकोनॉमी बंटी और बबली के टाइम से और आगे आ चुकी थी. और उस टाइम जब सब कह रहे थे 10% ग्रोथ रेट है, 9% ग्रोथ रेट है, एवरीवन यूज्ड टू कीप सेइंग ग्रो ग्रो ग्रो. ये न्यू इंडियन इकोनॉमी की दुनिया थी. ये दुनिया थी टारगेट्स की, कॉम्पिटिटिवनेस की, रेसिंग टू द टॉप की. मैं अपने दोस्तों में देखता था जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी भी हैं मेरे छोड़ने के बाद. मैं किसी के घर गया दोस्त के, और कैसे आप ऑफिस में जो कर रहे हो, यू थिंक कि आप पता नहीं क्या आदमी को चांद तक पहुंचा रहे हो, और आपकी पूरी लाइफ में दैट फ्लोज बैक. कि कुछ मेरे दोस्त की वाइफ ने पूछा कि सॉल्ट कम है क्या कुछ सब्जी में, एंड ही सेड नो इश्यूज. एक बार दोस्त ने कर दिया, उसने ये चीजें मेरे को कई बार होता है ना, आपको दिखने लग जाती हैं चीजें, यहाँ शायद यू आर इंटरेस्टेड. तो उसका बच्चा साइकिल के लिए झगड़ रहा था, आई वांट दिस बाइक, आई वांट दिस बाइक. तो उसकी वाइफ ने उसको कहा कि क्या करना है. वो अपनी वाइफ को कह रहा, डोंट एस्केलेट इट टू माय लेवल येट. वैसे आप कैसे, आप क्या वाटर फिल्टर बेच रहे हो, ऐसा भी आप कुछ नहीं कर रहे. पर
आपका वो आप इतने पागल हुए पड़े हो कि आपकी वो 10% ग्रोथ और टारगेट्स और डूड एंड आई एम द टीम लीडर एंड दैट होल डूडनेस इज फ्लोइंग बैक इनटू योर लाइफ। और आप किसी की अपनी टीम में बेइज्जती कर रहे हो ऑफिस में, किसी को कुछ कह रहे हो और वो कुछ बेचारा रो रहा है तो कह रहा है नथिंग पर्सनल अबाउट इट। पर्सनली है ना किसी की बेइज्जती कर। सो ये कॉर्पोरेट फ्रेजेस चल पड़ी थी, नो नॉट बी प्रोफेशनल, डोंट बी पर्सनल। हाउ डज समबडी नॉट बी पर्सनल? सो सवाल आने लग गया था मेरे दिल में कि can you be honest and still successful in today's India? Can you really do that? कि आप शरीफ और सक्सेसफुल दोनों एक साथ हो सकते हो क्या सच में? या इंडिया इतना बदल गया कि आप नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो आप क्या करोगे? Why should anybody care? Because of the same thing जो कुछ हद तक बंटी और पब्लिक में देखिए, our parents and school send us into this world teaching us these ideas कि ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे, and the real world just destroys them. So what do we do? हर एक को अंदर से पता लगने लग गया था कि इतनी तेज ग्रोथ है, कंपनियां ऐसे करने लग गई थी कि टॉप 80% को रखती थी, 20% को निकाल देती थी। और ये नहीं कहती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम 20% में नीचे हो, बस ये डोंट टेक इट पर्सनली। या तो तुमने कोई चोरी करी हो या कुछ। Why do I care? Because I start feeling corporate culture was making us, क्योंकि नई ग्रोथ देख रहे थे ना, अब corporate culture was seemed to be making us ruthless, less humane, and just making us lose our belief in anything. मतलब किसी भी चीज में बिलीव नहीं करना, that was the lesson. कि अब की बार सेल्स कॉन्फ्रेंस में जो मोटो दिया है, जो टी शर्ट दिया है, जो टोपी पहनाई है, उसमें बिलीव करना 3 महीने के लिए, और सारी दुनिया की सब कुछ टोपियों में समा के रह गया आपकी। Being cynical is considered being intelligent. Ruthlessness with friends and colleagues is rewarded as top management aptitude. यार ये कभी भी किसी को काट देता है, ये ऊपर जाएगा आदमी, ये प्रोफेशनल है, ये टॉप मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है इसमें। और उस टाइम जो 9-10% ग्रोथ का एक पीरियड था, फिर मुझे लग रहा था कि this 10% growth is leaving behind bitter, unhappy, emotionally wounded soldiers. मतलब इनकी कंपनियों का कितना फायदा हो, पता नहीं, डाइजिन बनाने वाली कंपनियों में करोड़ों बन रहे थे इस ग्रोथ की वजह से, मुझे इतना पता था। हर कोई बीमार हो रहा है, लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं, वो योगा के पीछे भाग रहे हैं, गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थिंग्स अब, क्योंकि वो सब कर रहे हैं तो तुम्हें चाहिए होगा, फिर कुछ ना कुछ तुमको चाहिए होगा बैंडेड, क्योंकि तुम तो वॉरियर बने हो। कंपनियों की इंटरनल कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, it was becoming more and more warlike. Kill them, ये वो ऐसे हो रहे थे। And so Shimit and I are feeling if everybody is busy celebrating something, it becomes unfashionable to question it. तो हमारा मन था यार कि एक ऐसा लड़का है जो शायद ज़्यादा नहीं उसके नंबर आए, ना कोई इतना देखने में अच्छा है, एक तरह से थोड़ा सा माइनॉरिटी भी है, शरीफ है, बहुत अच्छे घर में, अच्छे संस्कार मिले घर से, गुड सिटीजन। तो उसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको करना पड़ा जो फिल्म में उसने किया। So that is what we were trying to say. So again, this film had a tone and feel which came from that particular environment of sales. Like Chak De had a tone and feel which came from the sports environment. So Chak De was a little louder, this was a little more subdued. So maybe we can discuss the actual writing and making of each of the films if anybody has any questions, because in each of the film a lot of training went. We had training of actors, training of lot of research. You have to pass on the research as a writer. Chak De mein, for example, there was this isme Rocket Singh mein. Chak De, of course, they trained for 5 or 6 months and they learned hockey, and Shimit in fact said, I won't roll till they look like players to me, because they were not players. And then finally the coaches came and said they can take on a state team. They said, अब खेलेंगे. Because hockey is a long shot game. Cricket में you can take a close up bowling का, close up hook का ले लिया, close up ball का, बाउंड्री पार हो गई, हो गया। हॉकी में तो सारी टीम ऐसे जाती है और सारी टीम है, उनको खेलना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। And just the way you pick up a bag, just the way you change your jersey, you can't teach these things. They need to be a team.
In the same way, rocket saying, for example, the technical people, we held sales training sessions in the film, sales cycle teaching for all the sales people and actors, even those who are in the fourth row in the office, जो आपको दिखते नहीं हैं, they all learned sales. There was also another reason that they all, in their body language, should reflect that they know more than the protagonist. So they got trained more. So, of course, the protagonist was played by a very good actor, and of course, he didn't know anything about this world, but it doesn't show in the film. So that's credit to him. A character था Giri, who was an engineer. He had just one thing. एक तो उसको हैदराबादी डायलेक्ट सीखनी थी. तो मेरे को आती थी, मैंने लिख दी. He was a Maharashtrian actor, बहुत अच्छा actor है. तो he learned it. And so that's when other people help you make your dreams come true. No, he learned it. And we had one thing कि अगर पीठ के पीछे पीसी को अनपैक कर सकता है. अनपैक मतलब कि डिसमेंटल. पीठ के पीछे कर सकता है. That day you were ready. Because then it shows in your body language. So he worked on it with the studio IT people. He could do it behind his back. He could unpack a PC and pack a PC. Because otherwise it shows. So we'll come to that later. Then in all these films, there were a lot of, you want to call it sacrifices or you want to call it professionalism or whatever, by a lot of people in all the departments. Production designers, cinematographers, sound people, costume people, actors. क्योंकि अब मैं सिर्फ राइटर यहाँ पे खड़ा हूँ तो I am looking very smart, but in reality ऐसा नहीं है. There's a lot of people who added a lot to all of these films. Maybe some of the questions we can take that up in their contributions. Okay, next. चकने के बाद जो चकने आने के बाद वो जो रियल प्लेयर थे उनका क्या हुआ? यार स्पॉन्सर तो मिल गया फॉर्चुनेटली. तो वही हो रहा था कि उसके बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पिक्चर, हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें पता था यही विंडो पीरियड है जिसके लिए सारी मेहनत है. ये 6 महीने, हमें लगा 3 महीने मिलेंगे, ये 3 महीने गए तो सब लुट गया. इसमें कर लो जो करना है. फॉर्चुनेटली 2-3-4 साल मिल गए. सो दैट वाज नाइस. देन बट द बियॉन्ड दैट हॉकी स्टिक की सेल्स बहुत ऊपर चली गई, ये सब हो गया. फिर नीचे आ गई पर फिर भी पहले से ऊपर है. सो रियलिटी इज दैट. लेकिन हम आवाज दे पाए. एक तो और चीज हुई कि मीडिया इंटरेस्टेड हो गया हमेशा के लिए. वो बहुत बड़ी बात हुई कि अब हमारी जरूरत नहीं थी. आर विक्ट्री वाज कि हमारी जरूरत ना रहे. दैट वी अचीव. हमारी जरूरत नहीं थी. बैक टू द सेम क्वेश्चन. आई थिंक हम सबकी लाइफ की सिमिलर स्टोरी है एज राइटर्स एंड अपनी अपनी फिल्म्स के सबके सिमिलर एक्सपीरियंसेस होंगे. तो मेरे ये थे. हाँ, शुद्धदेसी रोमांस एक रही. शुद्धदेसी रोमांस में एक्चुअली 2-3 चीजें थी. एक तो रॉकेट सिंह डिडंट डू वेरी वेल. दैट वाज सैड फॉर अस. पर एक चीज कुछ हद तक ये भी था कि हम लोगों ने वी डिडंट मार्केट इट वेरी एग्रेसिवली, which was हमने थोड़ा सा मिसजज कर लिया कि कैसे मार्केट करना चाहिए. ऐसे नहीं था कि हम बैठ के रो रहे हैं कि हाय किसी ने हमारी पिक्चर मार्केट नहीं. हमारा ही डिसीजन था. बिकॉज आई बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद पीपल वेयर वी डू एवरीथिंग टुगेदर इन मोस्ट ऑफ द फिल्म. तो ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं रो रहा हूँ कि मुझे बता के नहीं किया. ऐसा कभी नहीं हुआ. जो बहुत रेयर है मुझे पता है, बट समाओ मेरे साथ किस्मत अच्छी थी. तो एक वो था. एंड हमारे दिमाग में कुछ फितूर आ गया अंडर मार्केटिंग का. हम समझ नहीं पाए कि ज़माना कितनी तेज़ी से मार्केटिंग का चेंज हो रहा है. पर दूसरा एक और रीज़न था कि इट सीम्स दैट द यंग पीपल about whom the film is. आप अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो. अब आप थियोरेटिकली यू आर वरीड अबाउट आपकी नेक्स्ट जॉब क्या है, क्या करोगे, कैसे चलेगा. वरीड बहुत है सारे. लेकिन उनके मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि पिक्चर हॉल में इसका आंसर मिल जाएगा मुझे.
because our films have not been terribly relevant for a long time. So we seem to be very firmly placed in the entertainment quadrant of the youth's mind or in everybody's mind. कि तुम ना नाच गाना करो, तुम ज़्यादा मतलब काम की बात मत करो, तुम्हें आता तो है नहीं, तुमने करना तो वही है. हमने अपनी इज्जत खोई है पिछले कुछ डेकेड्स में ऑडियंस के आइज में. तो ऑडियंस का हम पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा, और वो हमारी वजह से ही नहीं रहा, क्योंकि हमने ऐसी फिल्म बनाई हैं पिछले कुछ डेकेड्स में, मे बी 90s ऑनवर्ड्स के, सारी नहीं, बहुत अच्छी भी बीच में आई हैं, पर काफ़ी ऐसी बनाई हैं कि जनरली ऑडियंस को लगता है यार कोई जेन्युइनली कोई रेलेवेंट, कोई स्पेशल चीज़, कोई क्राफ्ट जिसमें दिखे, या मैं ना कहीं से DVD ले आऊँगा, कोई हॉलीवुड, कोई इटालियन, जर्मन कुछ कर लूँगा, फ्रेंच. तो नाचो यार. तो अब हमने अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लिया है, तो एज ए रिजल्ट ऑडियंस को हमसे उम्मीद नहीं है, ऑडियंस को हमसे उम्मीद नहीं है, तो हमारी उम्मीद ऑडियंस में कम होती है. सो देन द ट्रेड स्टार्ट्स फीलिंग क्या लोगों को अच्छी पिक्चर पसंद ही नहीं आती है, फायदा क्या बनाने का, पैसे लौट जाएंगे. उसकी वजह से ऑडियंस की और हमें उम्मीद कम होती है. सो इट वाज लाइक दिस विशियस साइकिल गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. I think through some of the films in last few years, ये थोड़ा सा vicious cycle टूटा है. And I've seen a little bit कि अगर हम एक कदम, एक trust deficit है, पर मैंने देखा अगर हम एक कदम लेते हैं तो काफ़ी बार ऑडियंस 2 कदम लेती है हमारी तरफ. तो बट ये है, this trust deficit still work in progress. तो शुद्ध ऐसे का मैं इसमें ये था कि there was this thing about the youth के यार आए तो नहीं वो देखने फिल्म को. Majority people of course who care for cinema, who care for writing or whatever, a certain kind of people, it was a psychographic thing, a certain kind of people loved the film. लेकिन जो आम पॉपकॉर्न लेके देखने जाता है वो आया ही नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि उसने आके पसंद नहीं आई, वो आया ही नहीं क्योंकि उसको लगा इस सब्जेक्ट पे दिस इज नॉट मटेरियल फॉर अ फिल्म. यार नौकरी में क्या होता है, इस पे पिक्चर क्यों बना रहे हो, कोई शादी दिखाओ, कोई विलन हो, कोई कुछ बड़ी चीज़ करो. तो उसको लगा यार ये फिल्म है ही नहीं, पता नहीं क्या है. तो एज ए रिजल्ट, और हम वी वर नॉट एबल टू सेल इट इन अ मैनर कि ऐसी भी फिल्म हो सकती है. सो आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार इज इट दैट something is so relevant to a young person's life, but in the film they don't want to deal with it. So is it that we don't know what's going on in their mind? So to a certain extent, as a writer, I felt, let me find out what's going on in their mind. Because it's been a long time since I was that age, 18, 19, 20, 21, 22. दूसरा ये था कि nobody was watching, लेकिन सब कुछ बदल रहा था. जैसे कि इन फिल्मों में इकोनॉमी बदल रही थी, ये बदल रहा था, वो बदल रहा था. यार लोगों की रिलेशनशिप्स भी बदल रही थी. जैसी पिक्चरों में रिलेशनशिप्स होती हैं वैसी तो नहीं होती रियल लाइफ में. जैसे कि मतलब या तो हीरो हीरोइन भगवानों पे मॉडल होते हैं ना, वैसे तो रियल लाइफ में तो कोई भगवान नहीं होता. एंड देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल नाउ, जो बंटी और बंटी के टाइम से माइग्रेशन चली थी, यंग पीपल हु आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो अकेले रह रहे हैं, अपना कर रहे हैं. देयर फ्रेंड्स आर देयर न्यू फैमिली. सो हाउ आर देयर रिलेशनशिप्स? अकेले तो नहीं रहते ना, रहते हैं किसी के साथ. बहुत सारे घर से पेरेंट्स आते तो कहते तो अपने कहीं शिफ्ट कर जाओ थोड़े दिन. तो it's in a way it's also a kind of a, I won't call it a minority, but it's a kind of a section of our society, of our youth. क्योंकि हमें एक अपनी, हम सोचते हैं कि हमारी कोई कल्चर है और बड़ी ट्रेडिशन है, और हम उनको अनदेखा करते हैं जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और या फिर जज कर लेते हैं. बट इन रियलिटी तो हम सबकी लाइफ ऐसी है यार, जो पेरेंट्स से दूर रहते हैं. तो फिल्म्स में क्यों नहीं आता? Why can't we show relationships for as confusing as they may be, as stupid as they may be, as unfair as they may be? आप कह रहे हो ना आप रिलेशनशिप पे पिक्चर बना रहे हो, तो भगवानों पे क्यों बना रहे हो? फिर रिलेशनशिप बनाओ ना. Another thing was कि
इट वाज आल्सो अ रोमांटिक कॉमेडी इन मेरे को तो मतलब रोमांस ही कॉमेडी लगता है, मतलब अपना हो रहा होता है तो ठीक लगता है, सबका दूसरा हो रहा है तो कॉमेडी. So we were also wanting to make a comedy on romance. उस एज में कैसे कैसे लोग गिरते पड़ते हैं, हम लोग कैसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं. इट्स लाइक दैट थिंग, नो 1 year ऑफ दैट माय लाइफ, जिसमें जो अपने बच्चों को बताएंगे हमने क्या क्या किया था, क्या बताया था. So we want to make a romantic comedy, but we also want to make a comedy of romance. There is a certain way they used to show women characters forever. जानता तो है नहीं कोई ऐसी लड़कियों को जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में. So there was this thing, शायद ये बंटी और बबली के टाइप से स्टार्ट हुआ था कि ऐसा नहीं था कि बबली किसी चीज में पीछे थी और whatever. Even in other films, क्या आप ऐसा दिखा सकते हो कि there's a young woman who's had a few relationships, maybe who's had an abortion, whatever. Obviously, you know, if you've had a few relationships, कभी ना कोई एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा ना यार, मतलब ये नॉर्मल है ना, हर एक के साथ होता है. मतलब नहीं होता तो आप रोबो हो फिर कोई. और whatever, or even that other girl, for example, why can't you treat people with respect? And what is this thing of in films, क्या बड़ी कोई सती सावित्री या सीता होगी हीरोइन तो तभी होगा ना, जो अपने पेरेंट्स से अलग रह रहा है, जिसने 4 रिलेशनशिप्स कर लिए हैं, जो 2 जॉब्स करता है, दिन में एक शाम को एक, जो अपना खुद ध्यान रखता है, अपना किराया देता है, अपना खाना खाता है, अपने कपड़े खुद बनवाता है और अकेला रह रहा है, वो हीरो ज्यादा है या जो तुम्हारी झूठी मूठी कोई सती सावित्री फिल्म की वो ज्यादा हीरो है? तो हमें ये हीरोइन का कॉन्सेप्ट ही गलत लगता था. और ये कैसी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो अपने यूथ को झूठ बोलने में मजबूर करती है सारा टाइम. वो पिक्चर में होता है, वो कहता है मैं बहन के घर आया हूँ, होता है ना यहाँ पे. इंडिया में ये होती है, इंडिया के साउथ एशिया में हमारे ही मोहल्ले में ऐसी हरकतें होती हैं. क्यों बोलना पड़ेगा, क्यों झूठ बोलना पड़ेगा? तो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग आल्सो, यार जो जैसा है ना वैसा देख लो. एंड what was in our mind was, as a cast and crew, we'll make you respect these women, even though they might be doing every single thing which theoretically you think is not right, because she is not my heroine, she's your sister, because your sister also has a boyfriend, and if she doesn't, there's something very wrong with you because you're not letting your sister have a boyfriend. अब obviously उसमें बहुत लोगों को पिक्चर पसंद आई. फॉर्चुनेटली जिन बहुतों को नहीं भी पसंद आई, जिनको पसंद आई फॉर्चुनेटली उनका नंबर ज़्यादा था तो हिट हो गई. लेकिन बहुत लोग थे जिनको नहीं पसंद आई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. सम पीपल फेल्ट के ये हीरो का कैरेक्टर, ये कैसा टफर ऐसा इंसान और इसके पीछे ये दोनों लड़कियों को क्या मिलता है इसमें, विच इज ट्रू. बट दैट इज क्रेडिट टू सुशांत. इट्स नॉट एज इफ सुशांत डिड नॉट नो व्हेन ही वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर दिस इज गोइंग टू हैपन. दैट शोज यू द कमिटमेंट ऑफ एन एक्टर. ही न्यू कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है. बट सच है, और यहाँ जो सारे लड़के हैं उनको ज़्यादा लड़कियों को पता ही है वैसे, यार एक स्टेज में एक एज में करते हैं लड़के ऐसे. अब जितना भी एम्बैरेसिंग वो करते हैं. और ये भी सच है कि शायद डिमांड सप्लाई का इशू है यहाँ, क्या है, लड़के लड्डू भी हम तो भी मिल जाती है बहुत अच्छी लड़कियाँ. तो so there were a couple of things. We just want to capture a snapshot of relationships in youth as they exactly are today. अब किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन है सच. That is what we were just trying to make a snapshot of that. We are not trying to preach कि ये मत करो, वैसे मत करो. जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगा ये बोल रहे हैं शादी मत करो. हमें ऐसा कुछ नहीं था. हमें ये था कि उस एज में अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आते हैं and you are trying to learn the meaning of love and relationship and sex and commitment and marriage, and it's all rolled in one and you don't know क्या what you stand for, what you believe in. तो गिरते हो, पढ़ते हो, घुटने चलते हैं, चोटें खाते हो और उससे मैच्योर होते हो. And maybe you become ready for the relationship of your life later because of these experiences. बस तो obviously कई चीज़ें जो नहीं पसंद आती लोगों को, कई चीज़ें आती हैं. But we just want to capture the truth of that world. अब जैसे स्पोर्ट्स के वर्ल्ड का ट्रूथ काफी सबको अच्छा लगने वाला है, कई वर्ड्स का ट्रूथ नहीं सबको अच्छा लगने वाला होता. सो दैट वाज दैट फिल्म.
And of course there were other things, dialect ये वो, तो वो dialect वाले करने में मजा आया. Anything else? Done, no? One more slide. क्या दिया मैंने? अच्छा. What is the next slide? This is the last. Finish. हाँ, I think this is the. There is one more. Okay. हाँ. In fact, this is मीरा नायर का एक स्क्रिप्ट लैब है, मायशा. उनकी लाइन है ये. कि if you don't tell us stories, who will? तो मुझे तो ये लगता है यार, मतलब मेरे पास कोई और करियर था, कोई और लाइफ थी, तो मैं तो घर बार छोड़ के यही करने आया था कि अपने लोगों को अपने लोगों की कहानियाँ सुनाना. अब वो क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी हो सकती है, किराए के बाराती भी हो सकते हैं, हॉकी प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हो सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज व्हाई वी बिकम स्क्रीन राइटर्स, to tell our stories to our people, and that at least that's what I am. Every time I've seen that I've tried to tell a story for any other reason except for this, पैसे के लिए या किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी को मना नहीं कर पाए या कुछ ऐसे, वो हो ही नहीं घर से कभी खत्म. वो साइनिंग अमाउंट्स वापस ही होती हैं हमेशा. Okay, thank you. So this was this.